नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली वीडियो में हमने 125 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से और व्याकरण से जुड़े हुए पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे 125 क्वेश्चन। अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी साहित्य या हिंदी का व्याकरण पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे का निम्नलिखित में किनके विचार हैं ये बताना है, यानी कि विचार किसके हैं ये बताना है। तो सिद्ध कवि के, वैष्णव कवि के, नाथ कवि के या जैन कवि के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथ कवि के। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा शैली में रचना करने वाले सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? यानी कि जो संध्या भाषा में रचना करते थे सिद्ध कवि, उनका संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान या इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सहजयान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। देखिए, पिछली क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तुलसी के रामचरितमानस की तरह ही निम्नलिखित में कौन सी कड़वकबद्ध है? यानी कि तुलसी का जो रामचरितमानस है वो कड़वकबद्ध है, उसी तरह और कौन सी रचना जो है कड़वकबद्ध है ये बतानी है। तो पद्मावत, राउरवेल, संदेश रासक या पदावली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा पद्मावत। अब पद्मावत के रचयिता सभी को पता होगा कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, पद्मावत के रचयिता। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि विद्यापति की नहीं है? यानी कि जो विद्यापति की रचनाएं नीचे दी गई हैं इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली ये विद्यापति की रचनाएं हैं। और जो ऑप्शन डी है संदेश रासक, ये विद्यापति की रचना नहीं है, ये किसकी रचना है? ये रचना है अब्दुल रहमान की। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, अब्दुल रहमान। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश का रूप बताना है, कौन सा है? अवहट्ट, मगही, अवधी या ब्रजबुली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अवहट्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में भक्ति का आधार श्रृंगार है? भक्ति का आधार श्रृंगार है ये बताना है। गीत गोविंद, सूरसागर, पदावली या उपर्युक्त सभी में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, अमीर खुसरो था, यानी कि अमीर खुसरो क्या था? एक कवि था या सूफी औलिया या संगीतज्ञ या उपर्युक्त सभी। तो अमीर खुसरो कौन था? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वो कवि भी था, एक संगीतज्ञ भी था और सूफी औलिया भी था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से जोड़ने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या ताराचंद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। यानी कि रामचंद्र शुक्ल का मानना था जो भक्ति काल है इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला दिया, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? भक्तिकालीन का जो काव्य था उसकी प्रमुख भाषा क्या थी ये बताना है। ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रज भाषा। फिर भक्ति काव्य में कबीर के दोहे निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साखी। और बाकी ये जो हैं गेय पद हैं, सबद और अमैनी, तो साखी क्या हो जाएगा? इसमें दोहे हैं। और सभी को पता होगा इनका संकलन किसने किया था? तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है?
तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीर जी को कहा जाता है, सभी को पता होगा। और किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोय, जरा मुइना भय मुआ कुशल कहाँ ते होए। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, ये बताना है। तो रहीम, कबीर, बिहारी या सुंदरदास। तो उपरोक्त पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है? जपू जी, सोहिला, आशादीवार या शतबानी। गुरु नानक जी की कौन सी रचना नहीं है, यह बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा शतबानी। शतबानी जो है गुरु नानक जी की रचना नहीं है, किसकी है? रैदास जी की रचना है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना का संग्रह हरडेवारी नाम से किया गया? हरडेवानी नाम से किसका संग्रह किया गया है? किसकी रचना का संग्रह किया गया है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह हरडेवानी नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना कुशल लाभ की कृति है? 4 ऑप्शन है, ढोला मारू रदूहा, सत्यवती कथा, माधवानंद कामकंदला या कुतुब शतक। कौन सी रचना कुशल लाभ की, ये बताना है। तो कुशल लाभ की कौन सी रचना हो जाएगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 व 2 दोनों, ढोला मारू रदूहा और माधवानंद कामकंदला। फिर अगला है क्वेश्चन, चंदायन निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो चंदायन किसकी रचना है, सभी को पता होगा। तो चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा। और जिसकी भाषा अगर पूछ ले तो चंदायन की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ठीक, अवधी भाषा है चंदायन की। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है, निम्नलिखित में से, ये भी कूट से है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें। अब देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? कूट के माध्यम से चयन कीजिए। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या मिर्गावत। तो 4 रचनाएं दी गई हैं। जायसी को कौन सी रचना है, ये बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 व 3। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। मिर्गावत जो है इनकी रचना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर छार उठाए लीनी एक मूढ़ी, दीन उड़ाए फिर थमी झूठी। उपरोक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना से ली गई है? तो उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए पद्मावत। कहाँ से ली गई हैं? पद्मावत से ली गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इधर रचनाकार हैं, इधर दूसरी सूची में रचनाएं दी गई हैं। तो मिलाना है। शेख नबी, अब शेख नबी की कौन सी रचना है, ये बताना है। फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद, फिर मंझन। तो कौन सी किसकी रचना है, ये मिलान करना है। तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, तो ए में मिला देंगे। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, और मंझन की रचना है मधुमालती। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये टीजीटी पीजीटी में तो पूछे ही जाते हैं। जो ये मिलान करने वाले क्वेश्चन है, जो नेट का पेपर होता है उसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि जो है अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और लोगों को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा ग्रो करेगा तो अच्छे से आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में जा कर के आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरवे रामायण के रचनाकार कौन थे? तो बरवे रामायण के रचनाकार कौन से, ये बताना है। वाल्मीकि, नाभादास, तुलसीदास या केशवदास। तो सभी को पता होगा बरवे रामायण किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है।
फिर है श्री कृष्ण गीतावली निम्नलिखित में किसकी रचना है, तो ये भी सभी को पता होगा। श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो ये भी तुलसीदास की ही रचना है। फिर तुलसीदास ने कलयुग का विशेष वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है, यानी कि कलयुग का वर्णन किया है तो कौन से कांड में किया है ये बताना है। अरण्यकांड, लंका कांड, बालकांड या उत्तरकांड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरकांड। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो कथन मोस्टली आलोचकों के द्वारा कहे जाते हैं। तो आलोचक इसमें कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टिप्पणियाँ किसने की, तो रामचंद्र शुक्ल ने की। उनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल की जितनी पंक्तियाँ हैं या कथन है वो ज़रूर आप लोग याद कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। इसमें भी मिलान करना है, इधर रचना है और इधर रचनाकार हैं, फिर मिलाना है इनको। अब देखिए भक्तमाल किसकी रचना है, रामायण महानाटक, भाषा हनुमान नाटक और रामचंद्रिका, ये रचनाएं हैं। इसका मिलान करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बताना है। तो भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की है, आमने सामने मिला देंगे। फिर जो है रामायण महानाटक किसकी है, तो प्राणचंद्र चौहान की है। भाषा हनुमान नाटक किसकी है, तो हृदय राम की है। और रामचंद्रिका केशवदास की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 84 वैष्णवन की वार्ता से निम्नलिखित में कौन से कवि के जीवन की जानकारी मिलती है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता से किसकी जानकारी मिलती है हमें, तुलसीदास, सूरदास, नंददास या वल्लभाचार्य। तो सभी को पता होना चाहिए सूरदास के जीवन के बारे में जो है इसमें हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कूट के माध्यम से है। अब देख लेंगे, सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही कथनों का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक थे। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं। उनके गेय पद को लीला प्रद भी कहा जाता है। या उनकी रचना में गीत गोविंद के वर्ण अनुप्रास शैली को भी अपनाया गया है। तो केवल एक या एक और 3, 1, 2, 3 और उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जितने कथन दिए हैं सूरदास के बारे में सभी सही हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप के कवियों में से नहीं थे। अब देखिए अष्टछाप के कवि बहुत पूछे जाते हैं। अष्टछाप में 8 कवि थे, ठीक। तो 8 कवियों के नाम आपको याद रखना है। सूरदास, शीतस्वामी, कुंभनदास। और कौन नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रसखान। ये जो है सूरदास के कवियों में, मतलब अष्टछाप के कवियों में नहीं थे। बाकी सूरदास, कुंभनदास, शीतस्वामी ये थे। परमानंदास थे, कृष्णदास थे, चतुर्भुजदास थे, नंददास थे। तो सबके नाम आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से है मिलान करना। एक क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। रचनाकार और रचना फिर से मिलान करना है। तो नंददास की कौन सी रचना हो जाएगी, चतुर्भुजदास, वल्लभाचार्य और सूरदास। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिलान करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो मिला कर देख लेंगे। रचनाकार नंददास का सिद्धांत पंचाध्यायी, चतुर्भुजदास भक्ति प्रताप, वल्लभाचार्य अणुभाष्य और सूरदास भ्रमर गीत सार। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया है कूट वाला, निम्नलिखित में कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो 4 रचनाएं दे रहे हैं, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, द्वादश यश या सिद्धांत पंचाध्यायी। तो कौन सी रचना नंददास की नहीं है बताना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, केवल 2। केवल 2 जो है यह नंददास की रचना नहीं है, बाकी जो है नंददास की रचनाएं हैं। फिर अगला है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। उपयुक्त पंक्ति का संबंध निम्नलिखित में किस भक्तिकालीन कवि से है।
अब किस भक्तिकालीन कवि से है ये बताना है। तो सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास या रसखान, तो किससे है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीराबाई। फिर अगला दिया हुआ है, कृष्ण लीला से संबंधित रसखान की रचनाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन है, रसखान का कृष्ण लीला गेय पदों में नहीं है। रसखान ने कृष्ण लीला का वर्णन वेदों में किया है। केवल एक सत्य है, 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। अब देखिए अगला दिया हुआ है, सुदामा चरित रचना निम्नलिखित में किसकी कृति है? सुदामा चरित रचना किसकी कृति है ये बताना है। नरोत्तम दास, स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास या सुखदास। तो सुदामा चरित रचना किसकी हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा, नरोत्तम दास। मोर पखा सिर अपर राखियों, गुंज की माल गरे पर ही रौगी, किस पंक्ति की कवि, मतलब उपरोक्त पंक्ति किस कवि की हैं? सूरदास, मीराबाई, रसखान या नंददास। तो किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रसखान की पंक्तियां हैं। देखिए पंक्तियां बहुत पूछता है, कथन पूछता है और विधाएं भी बहुत पूछता है। तो सही से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर गेन कर सकें। फिर है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि रहीम की नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कवि रहीम की कौन सी रचना नहीं है? बरवे रामायण, बरवे नायिका भेद, खेल कौतुकम या मदनाष्टक। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कवि रहीम की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, बरवे रामायण। बरवे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि रहीम द्वारा लिखित निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ एक ज्योतिष ग्रंथ है? अब कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल कौतुकम। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जो रहीम द्वारा लिखा गया है। फिर एक कृष्ण भक्ति से संबंधित इसके कूट भी दिए हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, अब देख लेते हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए 4 कथन दिए। एक कवि कृष्ण के लोकरंजक रूप को उजागर करते हैं। कृष्ण भक्ति के कवियों ने लोक मंगल की भावना पर बल नहीं दिया। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुस्तकों में ही रचना की, मुक्तकों में, और इन कवियों की रचना ने मुसलमान कवियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। अब देखिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी जो है सारे कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, और कथन भी याद रखेंगे कौन कौन से हैं। फिर कूट वाला है, तो दे रखा है, कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही। श्रृंगार के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति काव्य सर्वोच्च वर्चस्व रहा। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशाल महाकाव्य नहीं रचा गया। या गृहस्थों के सामान्य जीवन को कृष्ण काव्य ने रंग और उल्लास से भर दिया। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए कथन दिए हैं, कूट दे रखा है। कथन दिया है, हिंदी भक्ति काल की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है ये बताना है। दिया है, भक्ति काव्य में शास्त्रों की उपेक्षा की गई है। भक्ति काव्य लोक साहित्य से संबद्ध नहीं था, यहाँ उपेक्षा दिखा रहा है। भक्ति काव्य उल्लास एवं जीवन का साहित्य था। भक्ति काव्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। अब देखिए 4 ऑप्शन, अब कूट भी देख लेते हैं, तो कौन सा कूट इसमें सही नहीं है तो ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। ये जो है संबंध नहीं अगर होता तो गलत हो, अगर यहाँ पे नहीं को काट दें तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। फिर कूट दे रखा है, रीतकालीन काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? अब देखिए यहाँ पे असत्य बताना है। रीतकाल की काव्य भाषा प्रमुखता ब्रज बुली है। रीतकालीन काव्य भाषा पर फारसी का भी प्रभाव पड़ा। विशिष्ट रुचि के लिए लिखे जाने के कारण रीतकालीन काव्य की भाषा अलंकारों से परिपूर्ण है। या रीतकालीन काव्यों में शवैयों का बहुत प्रयोग हुआ है। अब देखिए 4 बातें बताई गई हैं, तो कौन सी इसमें सही है, मतलब कौन सा असत्य है ये बताना है। असत्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए, यानी कि रीतकाल की काव्य भाषा प्रमुखता ब्रजबुली है, तो ये गलत है। ब्रजबुली नहीं है, कौन सी है? ब्रज भाषा है।
ठीक, तो ब्रज भाषा है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रखा है, केशव दास द्वारा रचित निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ की रचना एक गणिका को शिक्षा देने के लिए हुई थी? किसकी रचना हुई थी ये बताना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कवि प्रिया, इसकी ही रचना केवल गणिका को शिक्षा देने के लिए हुई थी। फिर निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? सभी को पता होगा, कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका भी है। कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, काव्य कल्पद्रुम। ये जो रचना है केशव दास की नहीं है। फिर अगला दिया है, निम्नलिखित में किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य माना जाता है? प्रथम आचार्य किसे माना जाता है ये बताना है। तो प्रथम आचार्य केशव दास को माना जाता है और ये रीतिवादी कवि थे। इन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया था। इनको जो है हिंदी के प्रथम आचार्य माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है कूट के माध्यम से। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि सेनापति की है? कूट के माध्यम से चयन कीजिए। अब कवि सेनापति की रचना के बारे में बताना है। तो कवि रचनाकार रामचंद्रिका, कल्पद्रुम या वीर सिंह चरित। तो कवि सेनापति की कौन सी रचना हो जाएगी? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 व 2, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ये रचनाएं सेनापति की हैं। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन से कवि जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे? तो राजा जय सिंह के दरबारी कौन से कवि थे ये बताना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिहारी, ऑप्शन सी, ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। फिर 45 नंबर है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शरीर, मन हवे जात अजो बहे व जमुना के तीर। अब देखिए पंक्तियाँ दी गई हैं, तो किस कवि की हैं ये बताना है। सूरदास, रसखान, बिहारी या गंग। तो ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? ये पंक्तियाँ बिहारी जी की हो जाएंगी, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट वाला क्वेश्चन है, रीतकालीन कवि भूषण ने अपने काव्य में निम्नलिखित में से ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चयन करें। फर्स्ट दिया है, अफजल खां का शिवाजी के द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब के द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, या शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना। तो कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 46 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जितने कथन दिए हैं कवि भूषण के बारे में ये सारे सही हैं, इन्होंने अपने काव्य में सारे कथन दिए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कूट है, तो इसमें देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबारी कवि थे? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकबर के दरबारी कवि कौन थे? रहीम, गंग, रसखान या कुंभन दास। तो अकबर के दरबारी कवि थे ऑप्शन सी 1 व 3, यानी कि रहीम जी भी थे और गंग भी थे। ये अकबर के दरबारी कवि थे। फिर अगला है, पंजाबी, फारसी और ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? तो गुरु गोविंद सिंह की कौन सी रचनाएं हैं ये बतानी है। 4 दिए रखी हैं रचनाएं, तो कौन सी गोविंद जी की हैं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 व 3। दशम ग्रंथ भी है, चंडी चरित्र भी है, 24 अवतार भी है। सुजान सागर नहीं है, सुजान सागर जो है इनकी रचना नहीं है। फिर अगला देखते हैं, बीरबली सरदार दयेत सुक्रोध के म्याहिते खड निकारो, एक दयोतन चंड प्रचंड है, दूसर के हरि के सिर मारो। उपरोक्त रचना निम्नलिखित में किसकी है? तो ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये बताना है। तो 49 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ देखिए चंडी प्रचंड लिखा, तो पता चला कि चंडी चरित्र जो है इनकी एक रचना है, उससे संबंधित है। फिर अगला है, आगे के शुभ कवि रीझ हैं तो कविताई ना है, तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। निम्नलिखित में से किस काल के कवियों का आदर्श वाक्य था ये बताना है। तो भक्तिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, केवल रीतिकालीन कवि। फिर अगला दे रखा है, देखिए बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है। ढूंढाड़ी बोली है। अब ढूंढाड़ी बोली कौन से
उपभाषा की बोली है, बताना पश्चिमी की या पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। तो किसकी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगी पूर्वी राजस्थान। फिर ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा बोली जानी जाती है, तो पुरानी बंगला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल नाक से, मुंह से, नाक और मुंह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाक व मुंह दोनों। जैसे कोई जो स्वर होता है उसके उच्चारण में जब हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, छह वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है, तो छह वर्ण किसके योग से बना है, का, श, का, अच्छा, का, अच्छा। तो ये सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। छह वर्ण किसके मेल से बना है, तो 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, का और श। ठीक, फिर सही वर्तनी छांटिए, तो सही वर्तनी कौन सी है, ज्योत्सना बताना है, कैसे लिखा जाता है, तो सभी को मालूम होगा ज्योत्सना, ऑप्शन बी वाला सही है, तो ज्योत्सना। फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें निर्दर्शन, निदर्शन या निदर्शन, तो कौन सा सही है, तो 56 का बी हो जाएगा, निदर्शन। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सन्मति का सही विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद, तो सन्मति, सन्मति को जो हम विच्छेद करेंगे तो सम प्लस मति हो जाएगा, तो सम प्लस मति किस ऑप्शन में है, सन्मति। अब ध्यान देखिए, शतमति, ऑप्शन डी हो जाएगा, शत प्लस मति। ठीक, ये पंचमाक्षरता को ना बना देगा, सन्मति हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में शब्दों में किस में विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि उज्ज्वल है तो इसको उत प्लस ज्वल लिखेंगे, राजेंद्र, तो इसमें गुण संधि है, दुर्गम में। फिर है निश्चल में, तो किस में विसर्ग संधि है बताना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चल। इसको जब विच्छेद करेंगे तो निह प्लस चल हो जाएगा, निह प्लस चल, निश्चल हो जाएगा। ठीक, फिर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, अब कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत आसान है, सभी को पता होगा। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक, और कृत प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, कर्ता के साथ। फिर स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगता है, तो कौन सा लगाएंगे हम, जो स्पर्श है इसका विलोम बन जाए। तो स्पर्श का विलोम बनाने के लिए हमें आ लगाना होगा, आ स्पर्श, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास कौन सा होता है, जिसमें आगे उपसर्ग लगा होता है, तो उपसर्ग कौन सा इसमें लगा है, देखिए ऑप्शन सी में लगा है प्रतिदिन, तो प्रति इसमें उपसर्ग हो जाएगा, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, दिया है नौ ग्रह में कौन सा समास है, तो नौ ग्रह में आप देखिए इसमें संख्यावाचक है, आगे 9 आ रहा है, तो संख्यावाचक कौन सा समास होता है, सभी को पता है, तो संख्यावाचक द्विगु समास होता है। फिर परीक्षा शब्द निम्नलिखित में वर्गों में से किस वर्ग में आता है, परीक्षा, तो परीक्षा किस वर्ग में आएगा, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो परीक्षा हमारा आ जाएगा तत्सम शब्द। ठीक, और तद्भव इसका परीक्षा होता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर, देशज होते हैं जो अपने देश में ही जन्मे होते हैं, तो देशज कौन सा नहीं है ये बताना है, तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्कर, पुष्कर जो है देशज नहीं है। फिर अगला देखते हैं, मैं किस वाक्य में अपादान कारक, अपादान कारक कहाँ पे होता है, जब से दिया हो और किस अर्थ में दिया हो, अलग होने के अर्थ में, तब जो है अपादान कारक होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, तो अपादान कारक किस में है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, तो निकलेगी तो अलग होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो किस कारक का चिन्ह है, ये जो से है, तो से किस कारक का, वृक्ष से पत्ते जब गिरेंगे तो पत्ते अलग होंगे, तो अलग होने का मतलब अपादान कारक, तो इसका भी सी सही हो जाएगा। फिर है विभावरी का पर्यायवाची शब्द बताना, बीती, विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ये पंक्तियां हैं, तो विभावरी जैसे है उसमें उसका अर्थ क्या है ये बताना है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विभावरी का, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी, छड़दा। फिर पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पिशुन, तो पिशुन किसका पर्यायवाची होता है,
चुगलखोर, जो चुगली करता है उसके हम पिशुन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर मुख्य का विलोम शब्द है, मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विमुख, प्रतिमुख, गौड़ या सामान्य। तो मुख्य का विपरीतार्थक क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक, ऑप्शन सी। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा ये बताना है। तो ब्रह्म का विपरीतार्थक हो जाएगा जीव, ऑप्शन ए। फिर अगला देखते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाती है? देखिए ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, इसमें भी हम बता रहे हैं, तो सभी को पता होगा जिसने प्रैक्टिस सेट पिछला पढ़ लिया है। तो वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं तो क्या कहलाती है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा गोधूली। फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? तो जब हम ऊपर बढ़ते हैं पद से तो पदोन्नति हो जाता है, और जब हम नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? पदावनति हो जाएगा। ठीक, फिर वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में था। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है। फिर है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? उसने कहा कि, अब देखिए यहाँ पे की आ गया। ठीक, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य का हो जाएगा उदाहरण। फिर निम्नलिखित में वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब संयुक्त वाक्य कौन होता है? जिसमें दो वाक्य जुड़े हों और किसी न किसी शब्द से जुड़े, और से, लेकिन से, इनसे जब जुड़े हों। वह खाना खाकर सो गया, तो ये तो हो नहीं, सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया। फिर है गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि नौकरी करे। अब देखिए ये नहीं होगा। ठीक, तो अब 3 ऑप्शन बचे, तो 3 में कौन सा हो जाएगा? 75 नंबर का हो जाएगा बी, उसने खाना खाया और से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब 4 ऑप्शन दिए, शुद्ध कौन सा है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अब देखिए ये दो तो सेम ही दिए हैं, ये और ये, इसमें पूर्ण विराम नहीं लगा है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। अब रामचरितमानस यहाँ देखिए अलग अलग करके दिया है, यहाँ इन्वर्टेड कामा भी नहीं लगा डी में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और बी में ही कोई सही होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, क्योंकि रामचरितमानस ये अलग नहीं होता, एक ही में होता है, पूरा नाम होता है। फिर दिन को दिन और रात को रात ना समझना, मुहावरे का अर्थ। तो दिन को दिन, रात को रात ना समझना, इसका मतलब आसान ही है, आपको बता देना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। जो बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए जो है ये मुहावरा है। फिर उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का मतलब क्या हो जाएगा? तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनना हो जाएगा होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव होना। जिससे बहुत ज़्यादा अनुभव होता है वो क्या कहता है कि उड़ती चिड़िया के मैं पंख गिन लेता हूँ। फिर है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, शांत, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। 4 ऑप्शन दिए हैं, किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन बी शांत का। अब देखिए जो रस होता है, रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब इसमें संचारी भाव नहीं लिखा, शांत लिखा उसकी जगह, तो शांत थोड़ी हो जाएगा यहाँ पे। फिर साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। 3, 7, 9 या 12। तो साहित्य में रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छंद? देखिए वाणिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं और मुक्त छंद होते हैं। फिर उनके अलग अलग टाइप के बहुत सारे छंद होते हैं, लेकिन मेन रूप से 3 ही प्रकार के होंगे। फिर शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, ये तो सभी को पता होगा। दोहे का उल्टा छंद क्या होता है? दोहे में 13 और 11 पे यति होती है, और इसका जस्ट उल्टा जो होता है सोरठा, उसमें 11 और 13 पे यति होती है, विराम होता है।
तो दोहे का उल्टा सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फिर नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो 83 नंबर का हो जाएगा ए, उल्लेख। उल्लेख का मतलब होता है विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना। जो नवल सुंदर श्याम शरीर, यानी कि जो श्याम शरीर है नवल भी है सुंदर भी है, ठीक, तो ये उल्लेख किया जा रहा है। फिर अगला देखते हैं, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर शुभरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें भी अलंकार पूछ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है, सभी ने कई बार पढ़ा होगा। 84 नंबर का अलंकार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष में जैसे एक अर्थ में कई सारे अर्थ जो है चिपके हुए होते हैं, मतलब उनको जो है अलग अलग रूप में प्रयोग करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर एक काग के भाग को का कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार बताना है, तो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। 85 नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसकी पंक्तियाँ हैं? रसखान की पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है, ये तो सभी को पता होगा, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में किस रचनाकार की है? ये कविता सभी ने जो है जब प्राइमरी की पढ़ाई की होगी तो सभी ने पढ़ी होगी, तो ये कविता जो है किसकी हो जाएगी? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। फिर मिलान करना है अगला, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे ताकि दिखाएं पूरा ऑप्शन। फिर है इधर देखिए रचनाएं हैं, इधर रचनाकार हैं। उर्वशी, उत्तरा, कैदी और कोकिला वीरों का कैसा हो बसंत। इनको मिलान करना है, इनके रचनाकारों से मिलान करना है। कौन से रचनाकार किसके हैं ये बताना है। तो फर्स्ट दिया है उर्वशी, तो उर्वशी सभी को पता होगा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। और उत्तरा, तो उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की है। कैदी और कोकिला, तो कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। और वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन से ऑप्शन में? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। हर बार आपके लिए जो है 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो अगला जो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, इसमें लिंक दे रखा होगा नीचे, तो आप लोग को यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला है फिर मिलान करना है, संबंधित काव्यधारा व्यक्ति और विशेष। अब काव्यधारा से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं ये बताना है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि चारों ऑप्शन दिख जाएं। अब देखिए अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। अब रखा है राष्ट्रवादी काव्यधारा, तो इससे कौन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं राष्ट्रवादी काव्यधारा से? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर अगला दे रखा है प्रगतिवादी काव्यधारा, तो प्रगतिवादी काव्यधारा से कौन जुड़े हुए हैं? रामविलास शर्मा। प्रयोगवादी काव्यधारा से कौन जुड़े हुए हैं? तो मुक्तिबोध। और नई कविता काव्यधारा से धर्मवीर भारती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो काव्यधारा इसमें भी बतानी है कौन सी काव्यधारा की पंक्तियां हैं। तो ये जो है नई कविता काव्यधारा की पंक्तियां हैं, ठीक। ये जो है स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई पंक्तियां हैं, जिसमें जो है नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। फिर अगला देखते हैं, इसे मिलान करना है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। अब देखिए प्रबंधात्मक काव्यकृति और रचनाकार इनके दे रखे हैं। फर्स्ट दिया कालजयी, तो कालजयी किसकी रचना है? अग्निलेख, ये सब बताना है। तो कालजयी किसकी रचना हो जाएगी? भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर अग्निलेख किसकी रचना है? तो ये है भरत भूषण अग्रवाल की। अब किसे वनवास दोगे, क्या लिखा? अब किसे वनवास दोगे?
तो ये बताना है ये रचना है शैलेश जैदी की और सूर्यपुत्र है जगदीश चतुर्वेदी की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है, सूची फर्स्ट मिलान करना है सेकंड से। कूट इसमें देखिए इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, इसमें 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। इधर उपन्यास है, इधर उपन्यासकार हैं। फिर दिया हुआ है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? तो प्रतिज्ञा उपन्यास है प्रेमचंद का, किसका? प्रेमचंद का। और कंकाल तो सभी को पता होगा, कंकाल इरावती तितली जयशंकर प्रसाद के हैं। तो काले कारनामे, तो ऑप्शन जो है काले कारनामे ये किसका है ये बताना है। तो काले कारनामे हो जाएगा निराला जी का, और हार हो जाएगा पंत जी का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। थोड़ा यहाँ सही कर लेंगे। हाँ अब देखिए प्रतिज्ञा किसका है? तो प्रेमचंद का है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का, और काले कारनामे किसकी रचना है? सही था वो भी जो है, लेकिन हाँ फिर से देख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मिलान करना है। निबंध संग्रह और निबंधकार दिए हुए हैं, यानी कि निबंध संग्रह और निबंधकार। इधर दिए पांचवें पैगंबर, अग्निरथ, चिंतामणि और चेतना के विंग। तो ये तो सभी को पता होगा, चिंतामणि किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। किसमें मिला देंगे? एक मिनट रुकेंगे ज़रा। हाँ आप देखते हैं, तो चिंतामणि सभी को पता होगा किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो ये तो सभी को पता है, तो आप मिला सकते हैं आसानी से। अब देखिए सी 3 नंबर में किस में है? तो 2 में है, तो 2 तो कट ही गए, ए और बी में है। तो ए और बी में ही कोई होगा, तो ए में और बी में कौन सा हो जाएगा? अब देख लेते हैं, एक और कोई मिला लेते हैं। पांचवें पैगंबर, ये पांचवें पैगंबर किसका है? तो राम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो यानी कि ए का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मिला लीजिए पूरा, बी का अग्निरथ विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा, और चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ अब देख लेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, नागार्जुन उपनाम से लोकप्रिय कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो नागार्जुन के नाम से लोकप्रिय कवि कौन थे? वैद्यनाथ मिश्र, रामविलास शर्मा, वियोगी हरि या शरदचंद्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र, इनका जो उपनाम नागार्जुन भी था। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय निम्नलिखित में किस उपनाम से जाने जाते हैं? जो सभी को पता होगा, ऑप्शन ए हरिऔध। ठीक है, उपनाम से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है, जिसमें जितने भी कवि हैं सबके उपनाम जो हैं उसमें बताए गए हैं, तो वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये बताना है। कितनी नावों में कितनी बार, संस्कृति के 4 अध्याय, या अनुभव के आकाश में चांद, मैं वक्त के सामने हूँ। तो कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और यह रचना किसकी? तो अज्ञेय जी की, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। और 1978 में जो है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में उनकी कौन सी रचना पर प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को भी मिल चुका है, तो उनकी कौन सी रचना पर मिला था ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए, रसमर्थी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। तो उर्वशी पे जो है इनको मिल चुका है। फिर प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये बताना है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 97 का डी, नंद दुलारे बाजपेयी। फिर अगला दिया है, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादम्बरी के रचयिता बताना है, नरेश मेहता, बाण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अलकावती। ये सभी को पता होगा, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? अलका कौन है?
नहीं, शेष कादम्बरी, हाँ, इनके रचनाकार हो जाएंगे वाण भट्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम साहित्यकार के बारे में पूछ रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? ऑप्शन सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। फिर ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो सभी को पता होगा, ज्ञान मार्गी जो शाखा के कवि थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो संत कवियों के नाम से। तो प्रथम ज्ञान, जैसे कबीरदास जी थे, ये संत कवि थे। फिर अंधेर नगरी का अर्थ। अब अंधेर नगरी का अर्थ बताना है। राज्य विहीन जगह, जहाँ अंधेरा हो, अन्याय की जगह, या जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो अंधेर नगरी सभी ने पढ़ा होगा, नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन सी हो जाएगा अन्याय की जगह। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गबन भी है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, आग का दरिया। तो कौन सा नहीं है? तो आग का दरिया जो है रामचंद्र शुक्ल, मतलब उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं थे? अब देखिए, तार सप्तक के कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक के कवि अगर आपको याद करना है तो वीडियो पे मतलब चैनल पे विजिट करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे देखेंगे। एक ट्रिक बना रखी है हमने तार सप्तक के कवियों की, एक ट्रिक पड़ी होगी, उससे आप आसानी से तार सप्तक के कवि याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन से नहीं है ये बताना है। तो 4 दिए, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध या नरेश मेहता। कौन नहीं है इसमें? नरेश मेहता नहीं है। ठीक, तार सप्तक में कितने कवि होते थे? 7 कवि होते थे। फिर है निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती की कृति है? कूट द्वारा आंसर बताना है। दिया है गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, मानस का हंस या नदी के द्वीप। तो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 व 2, 1, 2 व 3। और बाकी जो नदी के द्वीप है इनका नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 व 2। मानस का हंस तो अमृतलाल नागर का है। किसका है? अमृतलाल नागर का है। और जो नदी के द्वीप है ये किसका है? ये अज्ञेय जी का है। तो 1 व 2 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? अब 4 ऑप्शन दिए, परख, जानकी मंगल, परीक्षा गुरु या पागल कुत्तों का मसीहा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? परख या जानकी मंगल या परीक्षा गुरु। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास। और ये किसका है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, मतलब किसने लिखा, रचनाकार पूछेगा। तो क्या बताएंगे आप लोग? लाला श्रीनिवास दास। ये प्रथम उपन्यास जो है माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास जी का है ये। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित उपन्यास बताना है। 4 दिए हैं, शहर में घूमता आईना, सुहाग के नूपुर, मुर्दों का टीला या मेरी तेरी उसकी बात। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा शहर में घूमता आईना। फिर अगला बताना है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस कृति में मिला था ये बताना है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, संसद से सड़क तक। फिर 108 नंबर दिया है, निम्नलिखित में कौन सी यात्रा वृत्तांत राहुल शंकरत्यायन की है? कूट द्वारा बताना है। मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश या लंका यात्रावली। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो हैं राहुल शंकरत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो है ही। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये भी है। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक हिंदी का साहित्य जो है इनकी रचना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? अब प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो नंबर 1 याद रखेंगे, लंदन यात्रा। फिर 111 नंबर क्वेश्चन है, कूट के द्वारा बताना है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही कथनों का चयन करें। भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास के लेखन में प्रवृत्ति का श्री गणेश किया।
भारतेंदु ने जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन की चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्रेय किया। अब इसमें एक सही होगा, कौन सा सही होगा ये आप लोगों को बताना है। तो 111 का कौन सही हो जाएगा? सी, दोनों कथन सही, एक नहीं दोनों कथन सही हैं। ठीक, फिर अगला, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक निम्नलिखित में कौन सा है? कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल, बाल विवाह या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो तीनों रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की हैं। अब देखिए मिलान करना है, फिर से सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। यहाँ से देख लेते हैं, इधर निबंध दिए हैं और इधर निबंधकार दिए हैं। कविता क्या है? कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, शिव शंभू। अब मिलान करना है तो कविता क्या है किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कछुआ धर्म ये हो जाएगा पंडित चंद्र धर्म शर्मा गुलेरी। मजदूरी और प्रेम ये सरदार पूर्ण सिंह और शिव शंभू बालमुकुंद गुप्ता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। फिर अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना नहीं है? रचना नहीं है, विशेष ध्यान देके पढ़ेंगे जिसमें नहीं लगा होता है। ये क्वेश्चन इस बहुत गलत होते हैं नहीं वाले। तो आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, शिव शंभू का चिट्ठा। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा शिव शंभू का चिट्ठा। फिर है अगला क्वेश्चन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कानों पे कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ये पत्र है, इसके संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवजीवन यानी कि महात्मा गांधी का। तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको दिख जाए क्वेश्चन। फिर है पत्रिका, इधर संपादक दे रखे हैं, तो कौन सी पत्रिका किसके संपादक में हुई ये बताना है। तो प्रताप हो जाएगा, किसका हो जाएगा? 117 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किसका? प्रताप हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक, गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर है करमवीर, तो करमवीर है माखनलाल चतुर्वेदी। और माधुरी, तो माधुरी हो जाएगा प्रेमचंद्र। और मतवाला ये हो जाएगा निराला जी का। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। फिर अगला दिया है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? सभी को पता होगा आंचलिक रचनाएं देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष है, जाति विशेष है। तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। फिर अगला है, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियों का रचयिता बताना है। कौन है इसका रचयिता? 119 नंबर का बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप लोग इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ याद रखेंगे। फिर अगला कूट से मिलान करना है, छोटा कर लें ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए। हाँ, अब मिलान करना है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो सभी को पता होगा वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये किसका है? कथन। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं प्रसाद जी की। फिर निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल, ये तो सभी को पता होगा किसकी हैं? भारतेंदु जी की। और मर्द साठे पर पाठ्य होते हैं, ये किसने कहा? प्रेमचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4, 2, 3 और 1। फिर अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही अनुक्रम बताना है रामधारी सिंह दिनकर का। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी रेणुका, फिर हुनकार, फिर रसवंती, उर्वशी। अनुक्रम भी पूछता है और सन भी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? सभी ने कहानी पढ़ी होगी। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो 122 नंबर हो जाएगा पंच परमेश्वर। विष्णु शर्मा की रचना है पंच परमेश्वर।
फिर अगला है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार यानी जो क्षेत्र विशेष में रचनाएं करते हैं उनको आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं। तो कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा राही मासूम रजा। राही मासूम रजा। फिर देखिए मिलान करना है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, अब देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? शब्द और इधर पर्यायवाची तो सभी को पता होगा, अनि, अक्षी, ईहा और बिटप। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनि होता है सेना या अनीक भी मिल जाएगा, अक्षी होता है आँख, ईहा इच्छा और बिटप वृक्ष। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। ठीक। फिर अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लें। कथन क्यों? जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा का भाव बड़ा प्रबल होता है। फिर कारण, इसी कारण से उसे परकी या नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो मुग्धा नायिका कहा जाता है, तो ये तो सही है। तो क्यों सही है और आर गलत, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 125 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे टीजीटी पीजीटी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लोगों को शेयर भी कर दें। देखिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा हमें भी बल मिलेगा, मतलब मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हर वीडियो में आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे और उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन पढ़े हैं, हिस्ट्री के पढ़े हैं, वीडियोस बहुत सारे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ाया हमने, भूगोल भी पढ़ाया, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।